गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ये इसमें बेसिकली क्या है, हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लाइफ में। ठीक है, तो जो पहली बार है रॉबर्ट हुक ने एक बॉक्स टाइप बताया था जिसको सेल क्या होता है। ठीक है, सेल्स जो है वो लैटिन वर्ड है जिसे हम लिटिल रूम कहते हैं। इसका और एग्जांपल समझने के लिए उन्होंने एग्जांपल लिया बी का। जो हनी बी होता है, मधुमक्खी होता है, उसका जो घर होता है उस टाइप से उनका ये कहना था कि सेल इन बॉक्सेस की तरह आकार में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि लेटेस्ट माइक्रोस्कोप कहा जाता था उस समय के दौरान। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हम वो चीज़ें देख सकते हैं जो नेकेड आई से नहीं देखा। जब इसमें स्ट्रक्चर देखा गया तो सेल्स जो सेल्स के अलग अलग उसके पैटर्न्स देखे गए, है ना। हर एक चीज़ का अपना पैटर्न होता है सेल्स का, है ना। कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, चाहे ये बुक ही हो, है, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी मटेरियल हो, उसका अपना एक पैटर्न होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स के लिए उन्होंने यहाँ पे एक ओनियन पील्स, कभी आपने ओनियन पील्स अगर इसको किया है तो अगर माइक्रोस्कोपिक में इसको नीचे रखेंगे यहाँ पे तो हम देख पाएंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है ना। तो ये ओनियन पील्स का इसमें स्ट्रक्चर दिखाया गया है। नेक्स्ट है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने अभी बताया, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं या डिफरेंट मटेरियल होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर भी अलग होगा। जैसे रिगार्डलेस ऑफ साइज एंड ओरियन केम फ्रॉम, क्या साइज हो सकता है ना। दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स। तो जो ये सेल मतलब इन्हीं सेल्स से बन के वो स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होता है तो वो कोई मटेरियल का रूप लेता है। यानी कि जो पहला लेयर होता है वो किसका होता है, सेल्स का। तो एक मटेरियल में बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, है ना। और बहुत सारे सेल्स का जो पेयर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू। ठीक है, और सेल्स के बारे में और थोड़ा सा जानकारी दी है साइंटिस्ट द्वारा। जैसे इसमें सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 में। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कॉर्क स्लाइस की मदद से प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, यानी कि जो पहले का माइक्रोस्कोप उसके अंदर देखा। ठीक है, उसके अलावा फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, है ना। जो पानी होता है तालाब का जो पानी उसमें लाया, उसमें देखने में तो नॉर्मल पानी लगेगा, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लाइफ्स यानी जिंदा चीज़ मिलेंगे। ठीक है, उसी तरह से सेल थ्योरी भी उन्होंने दिया प्लांट और एनिमल के बारे में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कोई चीज़ का जो रिसोर्स होता है, उत्पन्न होता है, या कहाँ से वो आता है चीज़, वो एक किसी की लाइफ कैसे शुरू होती है, वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है। तो इसीलिए सेल को यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और दो बायोलॉजिस्ट थे, सेल्डन और स्वान। इन्होंने भी एक एक्सपेंड इस थ्योरी को और बढ़ाया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि हर एक सेल का एक अपना पुराना सेल भी होता है। ठीक है, उसी के आगे में हम पढ़ेंगे इसमें एक सबसे जो स्ट्रक्चर आता है अमीबा के बारे में। ठीक है, अमीबा हो गया या क्लैमोडोमेंस हो गया या प्रोसियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, कुछ सेल, दो तरह के सेल होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स में दिया हुआ है। हाँ, ठीक है, क्लेमोडाइम्स या प्रोसियम या बैक्टीरिया, ये सारे यूनिसिंगल्स कहलाते हैं। फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे मल्टी सेल्स होते हैं, है ना। हमारे मल्टी सेल्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे मल्टी सेल्स इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन है। इसी कारण हमारे जो सेल्स भी वो अलग अलग है ना। जैसे हमारा हार्ट है तो हार्ट का अलग सेल्स तरीका होगा, बना होगा, और उसी तरह से लीवर हो गया, किडनी हो गया, है ना। सबके अलग अलग है, इसलिए हमारे ऑर्गन्स भी अलग अलग फंक्शन कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ और सेल्स के वेरियस ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं वो दिखाया गया है ना। स्ट्रक्चर जैसे नर्व सेल हो गया, है ना, ये हमारा बैकबोन है ना। हाँ, ये उसी का, नर्व का मतलब क्या हो गया,
जो सेंसर जो सेंस भेजता है, तो ये हमारे बैकबोन में होता है, यहीं से ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है। बेसिकली 8 होता है ठीक है, इसमें तो भी कम दिखाएगा। उसी तरह से फैट सेल होता है, ब्लड का सेल्स ऐसा होता है, बोन का सेल्स इस तरह का होता है, स्पर्म, ओव्यूम और स्मूथ मसल सेल्स। तो मसल्स जो होंगे यहाँ पे, जैसे बॉडी हमारे बाइसेप्स में होता है, उसका सेल्स इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग वेरियस सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी के। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट इज सेल मेड ऑफ, सेल किससे बनते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। बेसिकली सेल जो है ऑर्गेनाइज्ड कंपाउंड ऑफ, सेल एक क्या है, स्पेशल कंपाउंड है। अब कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ें जो मिली होती है। ठीक है, और इसके बारे में, इसके अलावा जैसे इसमें एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल्स के अंदर क्या होता है वो बता रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना, इन सब का अपना अपना फंक्शन होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ परमिट टू एंट्री एंड एग्जिट सम मटेरियल इन आउट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि कुछ अंदर जाना और कुछ को बाहर निकालना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि प्लांट है, तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट में पानी अंदर जाना, है ना, पानी क्या होता है, अंदर जाता है ना। तो पानी के साथ तो मिट्टी भी होता है, लेकिन जाना क्या है, पानी। तो हमें जो ज़रूरत है वो उसको एंट्री करने देता है, जो ज़रूरत नहीं है तो उसको क्या करता है, ब्लॉकेज रखता है। ठीक है, उसी तरह से एक और बड़ी क्लास में जब जाओगे तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है इसमें ही है। हाँ, तो ऑस्मोसिस जब पढ़ोगे तो उसमें क्या है, एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें पानी क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा होता है, तो प्लांट अपने आप निकालता है, ये वेस्ट हो गया। तो इन क्या अंदर जाना चाहिए, क्या ना, परमिशन देता है, अलाउ देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिकली या सेल मेम्ब्रेन का एक ही काम है, तो प्लाज्मा है ना। और इसमें प्रोसेस भी बताया है, जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन में कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार होता है। ठीक है ना। उसी तरह से तो डिफ्यूजन प्रोसेस में एक और चीज़ होता है कि कोई भी चीज़ ना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। यानी कि जैसे मान लें मैंने बताया कि जब ऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाएगा तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, है ना। उसी तरह से अगर पानी चाहिए तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये काम सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही है, या सेल मेम्ब्रेन का काम है ये फंक्शन कराना। ठीक है, उसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक और एग्जांपल दिया हुआ है, सब सब्सटेंस लाइक CO2 विच इज सेलुलर वेस्ट और रिक्वायर्स टू एक्सट्रीट बाय सेल, है ना। जैसे कि CO2 निकालना है, सबको पता है CO2 हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एक्सक्रीटेड बाय द सेल, तो उसका काम है उसको निकालना। तो निकालने का मतलब क्या हो, एक्यूलेट हायर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड सेल। इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 लो इज कंपेयर टू इनसाइड सेल, है ना। बाहर के मुकाबले मतलब ये लो माना जाता है। जैसे कि शरीर में अगर छोटा सा शरीर है हमारा और उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भर जाए तो हमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो होता है, जबकि उसके मुकाबले बाहर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इसमें बनेगा डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन लो, तो डिफ्यूजन प्रोसेस वही कहते हैं, किसी चीज़ को हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। इस प्रोसेस से डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन प्रोसेस में होता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन हो वो आर पार भेजता या इन करता है या तो आउट करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी आ गया ऑस्मोसिस, हमने शायद नीचे वाले पेज में मिक्स कर दिया, है ना। यहाँ पे देखो, वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वाटर भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन के हिसाब से काम करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के थ्रू वो निकल जाता है ना। मैंने कहा ना कि जैसे कि, तो वो जो वाटर जो जाता है ना, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, पैसेज ऑफ वाटर रीजन हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू सेलेक्टिव रीजन ऑफ लो, हायर से लो की तरह है, कॉन्सेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम रीच्ड। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब तक जितनी ज़रूरत ना हो पहुंच ना जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है।
इसमें कोई चीज़ बताया, क्वेश्चन पूछा व्हाट विल हैपन इफ वी पुट द एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू सॉल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्ट। अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल का चीनी या नमक में डाल दे तो क्या होगा? तो तीन चीज़ होगा। क्या होगा? पहला, if the medium or surrounding cell has higher water content than the cell, meaning of outside solution would dilute and cells the gain of water osmosis, such as known as hypotonic solution। क्या बोल रहा? अगर if the medium of surrounding cell has higher water concentration, अगर पानी का concentration ज़्यादा होगा, है ना, then the cell, then इसका मीनिंग ये हुआ कि जो outside solution is very dilute, है ना, the cells will gain water by osmosis, पानी ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेगा। सेल क्या होगा? पानी ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेगा। पहला ये कारण हो सकता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपोटनिक सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं? हाइपोटनिक सोल्यूशन। ठीक है। इसमें क्या होगा? तब जब कोई चीज़ ज़्यादा चीज़ हम पी लेते हैं, जैसे हम खा लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेंगे तो क्या होगा? हमारा पेट फूल जाएगा। तो वैसे ही है, ज़्यादा वो पानी पी लेगा तो क्या होगा? उसके सेल्स स्वेल हो जाएंगे, स्वेलो, है ना, फूल जाएगा। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है द सेल्स लाइकली स्वेल अप। ठीक है। नेक्स्ट है इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल देयर विल बी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल सच एज सोल्यूशन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन, अगर जितना चाहिए, है ना, उतना ही वाटर कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो वाटर का मूवमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं होगा, जब चाहिए ही नहीं तो उसको करे क्रॉस द सेल। ऐसे सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए और इसमें बताया, जैसे वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन बट अमाउंट ऑफ गोइंग सेम अमाउंट एंड गोइंग आउट, तो जितना पानी जा रहा है उतना निकल भी रहा है ना। सो देर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, तो पानी का मूवमेंट तो हो नहीं रहा। जैसे हमने फोर्स में पढ़ते हैं कि हम धक्का बहुत तेज़ी से लगा रहे हैं, है ना, हालांकि केमिस्ट्री से फिजिक्स में हम आ गए, लेकिन एग्जाम्पल समझाने के लिए, कोई चीज़ अगर हम पुश कर रहे हैं तो वर्क तो हो नहीं रहा है, अगर वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं हो रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे, जितना पानी जा रहा है उतना पानी निकल जा रहा है, तो मूवमेंट तो हुआ नहीं। ठीक है, सेम सेल साइज रहता है, तो ये हो सकता है, इसी आइसोटोनिक सोल्यूशन इसी को कहते हैं। थर्ड है इफ द मीडियम हैज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर मीडियम का कोई भी मीडियम जो जिसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो वाटर सेल का, मीनिंग इट इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, सेल विल लूज वाटर ऑस्मोसिस। तो मैंने बताया था कि इसमें लूज भी होता है, तो हमने ये पढ़ा हाइपोटनिक में सोल्यूशन होता है हाइयर से लोअर, लेकिन यहाँ लोअर से हायर की तरफ होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हाइपेट्रोनिक सोल्यूशन होता है, वो अलग है। हाइपर का वैसे भी देखो, हाइपर का मतलब वैसे भी ज़्यादा होता है, हाइपर बोलते हैं ना, ज़्यादा होना। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि इसमें सेल विल श्रिंक, तो जब पानी ज़्यादा निकल जाएगा तो क्या होगा? हाँ, और हाइपोटनिक में क्या हो रहा था? पानी ज़्यादा हो रहा था, तो वो सेल मोटा हो जा रहा था, थिक हो जा रहा था, और इसमें पानी लूज हो रहा है तो श्रिंक हो जाएगा। स्ट्रक्चर नहीं बदलता नहीं, स्ट्रक्चर भी बंद होगा। तो ये तीन कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में ये तीन कंडीशन आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है बाकी यूनिसेलर में फ्रेश वाटर मोस्ट प्लांट टेंड्स टू गेन थ्रू द ऑस्मोसिस। हमें पता है यूनिसेलर हो तो ज़्यादातर फ्रेश प्लांट्स जो होता है वो अपना पानी जो प्राप्त कर लेते हैं आसानी से, ठीक है, रूट के जरिए, है ना। तो रूट एक मीडियम हो सकता है ऑस्मोसिस करने का। ठीक है, इसमें एक और कुछ है, देख लेते हैं इसको। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स इनगल्फ द फूड एंड सचेज। इनगल्फ का मतलब होता है निगलना, है ना। सेल मेम्ब्रेन में एक और खासियत होती है कि फूड को आसानी से, जैसे अमीवा, हाँ, अमीवा जो खाना खाता है ना उसे पोसोपोडिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल के सच प्रोसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस। वो क्या करता है, जैसे मान ली ये ऐसा बना होता है, ऐसे करके खाना यहाँ पे ना, तो वो ऐसा डायरेक्ट नहीं खाता, वो जाएगा ऐसे से, ऐसे घेर लेगा उसको खाने को, ऐसे करके और ऐसे करके, अब इसको बीच में ला दिया, अब खाएगा इस तरीके से, है ना। तो वो क्यों कर पाता है? इनगल्फ, वो निगल, एक तरह से निगलना हो गया, है ना। तो वो क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है। वो कैसे है? सेमी लिक्विड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेमी लिक्विड, जैसे चीनी का चास नहीं होता, देखा, उस टाइप से। ठीक है, एंड अमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू सच प्रोसेस।
तो अमीबा इसी प्रोसेस से खाना को इनगल्फ करता है, निगलता है, खाता है। कौन सा प्रोसेस है? एंडोसाइटिस प्रोसेस से। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन में उसके। ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल में जैसे इसमें एक और प्रोसेस, व्हेन लिविंग प्लांट्स सेल लूजेज वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंटेंट सेल अवे फ्रॉम द सेल। अभी हमने पढ़ा था जब प्लांट से पानी निकलेगा तो क्या होगा, सेल सिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमेना इज प्लाज्मा मोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मोलाइसिस। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल के बारे में बताया जा रहा है इसमें बता रहा है व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर। जब कोई लिविंग प्लांट्स होता है, जब पानी लूज करता है थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस, तो उसमें हमने पढ़ा है कि सेल सिंकेज होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो कम हो जाता है ना, एंड द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, द कंटेंट ऑफ दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मा मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व फिनोमेना परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। बाकी एक्टिविटी में दिया हुआ। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना। अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कॉम्बिनेशन डिफरेंट रीजन सेल्स गेट कलर डिफरेंशियली। सम रीजन्स अपीयर डार्कर देन अदर रीजन। तो सेल्स में अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो कहीं डार्क होगा, कहीं लाइट होगा। अभी हमने पील्स वाला देखा था पीछे, है ना। हालांकि माइक्रोस्कोप में देखोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये वाला कहीं ज़्यादा डार्क होगा, कहीं। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन वी कुड सैफरिन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन के अलावा एक और सोल्यूशन नाम लिया है सैफरिन या मिथिलाइन ब्लू सोल्यूशन। इन तीनों में से किसी से चेक कर सकते हैं कि किसी भी सेल्स का न्यूक्लियस कहाँ पे, किसी भी सेल्स का न्यूक्लियस कहाँ है। जैसे इसमें देखो, ये इसका न्यूक्लियस यहाँ है, जरूरी नहीं कि बीच में ही हो, हमेशा याद रखना। न्यूक्लियस का मतलब ये नहीं, हाँ ये माना जाता है कि वो सेंटर है। सेंटर इसलिए क्योंकि वहीं से सब कुछ धीरे धीरे ग्रो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो बीच में हो। ठीक है, तो ये हम टेस्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन से, मिथलाइन ब्लू से। ठीक है, टू स्टेन द सेल। स्टेन का मतलब होता है धब्बा, दाग धब्बे पड़ जाना, उससे। नेक्स्ट है इसमें तो बहुत सारा चीज़ पढ़ने को है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो डबल लेयर होता है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब मेम्ब्रेन होता किस लिए? किसी चीज़ को प्रोटेक्शन करने के लिए, है ना। सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए मेम्ब्रेन का। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स। अभी बताएं, पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। अलाउ टू ट्रांसफर मटेरियल इनसाइड न्यूक्लियस टू आउटसाइड, बाहर जाना, ले जाना। विच इज टॉक अबाउट सेक्शन, अभी मैं बात किया। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम्स। न्यूक्लियस में और क्या होता है? क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, विच इज विजिबल रॉड शेप्ड होता है, यानी रॉड के टाइप होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि विजिबल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। ओनली द सेल इज अबाउट डिवाइडेड। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम से क्या होता है? इनहेरिटेंस कैरेक्टर होता है। इनहेरिटेंस का मतलब हमारे दादा परदादा या प्लांट्स के जो जेनेटिक होता है ना, ओरिजिनल कहाँ से आए उसके बारे में, है ना। और फिर वो कैरेक्टर जो होता है, हमेशा हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टर अगले उसमें जाता है। वो किसके कारण जाता है? वो क्रोमोजोम के कारण ही जाता है। क्रोमोजोम कुछ पार्ट, उसका कुछ स्ट्रक्चर आगे फॉरवर्ड नेक्स्ट जनरेशन में कर देता है। नेक्स्ट इसी उसी से बनता है डीएनए। ठीक है, डिओ ऑक्सी रिबोलिक न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है डीएनए का। और क्रोमोसोम्स आर कंपोज डीएनए प्रोटीन। ये डीएनए प्रोटीन से बना होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी कंस्ट्रक्टिंग ऑर्गेनिज्म। और तो डीएनए में क्या होता है?
एक पैटर्न होता है सेल्स का, जिससे हम नया सेल्स बना सकते हैं या उसके बारे में जानकारी पता लगा सकते हैं कि ये किसका है ना। तुमने देखा होगा सीआईडी वगैरह, उसमें बहुत यूज़ करते हैं, डीएनए का यूज़ पता लगाते हैं सालों के, ये किसका डीएनए पता लगा होगा ना। ठीक है, और डीएनए की खासियत क्या होती है, वो एक तुम्हारे बाल से भी पता कर, तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में तुम्हारे बाल से भी पता हो सकता है, सिर्फ एक बाल से, तुम्हारा कोई भी एक चीज़ से। और वो तुम्हारे शर्ट पे भी हो सकता है, कहीं भी लगा होता है, स्किन पे भी आ सकता है। ठीक है, तुम्हारे नाखून से भी लिया जाता है, नाखून से हम लोग स्क्रैच करते हैं ना अपने, तो बस उतना काफ़ी है, उसको पैटर्न दिख जाता है। इसीलिए बड़े बड़े जो चोर होते हैं वो पकड़े जाते हैं सिर्फ डीएनए से। अगर घर में खास कर यही अमीर, जो अमीर लोग होते हैं ना ऐसे, मतलब अमीर क्या, कोई भी जगह में ज़्यादातर उनमें आपस में इसको क्या बोलते हैं, उसको लेके प्रॉपर्टी को लेके विवाद होता है, आपस में कभी मर्डर्स भी हो जाते हैं, पता फिर वो डीएनए से पता करते हैं, कुछ ना कुछ फुटप्रिंट मिलता है तो उसे चेक करते हैं। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जो डीएनए में जो होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन क्या होता है, एक इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबा सा इस तरह थ्रेड लाइक, ये तो होगा रॉड शेप का, मतलब कि ऐसे होगा रॉड, ऐसा शेप होगा कुछ, जबकि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब एक सीधा धागे की तरह, है ना। तो क्रोमेटिन ये मटेरियल होता है, इंटेंगल मास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वेर एवर whenever cell is about divided chromatin material gets organized chromosomes। जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमेटिन भी साथ में अलग हो जाता है, उसके साथ साथ क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये डीएनए में क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर क्रोमेटिन होता है। ठीक है, और क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल, दिख जाता है हमें, थ्रेड लाइक होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और वेन एवर सेल इज अबाउट डिवाइडेड, सेल डिवाइड होता है, क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम, फिर वो क्रोमोसोम के साथ एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोलाइड। जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, जहाँ पे हमें पता नहीं है, जानकारी नहीं है, and इसके बारे में बताया नहीं है, उसको हम न्यूक्लियोलाइड कहते हैं। ठीक है, सच ऑर्गेनाइज हुज सेल्स लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें किसी में सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जैसे एग्जाम्पल प्रोकैरियोटी, है ना। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी प्राइमरी, कैरियोटिक मतलब होता है क्रिवन यानी न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्राइमरी न्यूक्लियस, कभी कभी प्राइमरी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, प्राइमरी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, ऑर्गेनम विद द सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूरोकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक अप मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक और ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्मिक भी नहीं होता कभी कभी उसका। ठीक है, मिसिंग होता है ये। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में जो होता है सेल्स में लैक ऑफ मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, तो उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सुटेड विद द मेम्ब्रेन वीसल्स। वीसल्स का मतलब होता है बैग, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो पता ही है तुमको, ग्रीन प्लांट में होता है। इस फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक अभी हमने पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक मतलब प्राइमरी न्यूक्लियस होता है ना। मेम्ब्रेन वेसल्स बट डिड नॉट हैव प्लास्टिड इन यूरोकैरियोटिक, प्लास्टिक प्लास्टिड, प्लास्टिड जैसे अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, जैसे इसके बारे में पढ़ा हमने। तो उसी तरह से एक और पार्ट है इसका जो न्यूक्लियस सेल में होता है, वो होता है प्लास्टिड, अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिड जो होता है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, प्लास्टिड किस में एब्सेंट रहता है, ये क्लोरोफिल जो होता है, फोटो प्रोकैरियोटिक में कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक में प्लास्टिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। असल में जब डिफ्रेंशिएशन आएगा ना, डिफरेंस करना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए किस में, प्लांट्स में एब्सेंट होता है या एनिमल में, इसका डिफरेंस आता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताओ, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, किस में हमें ये ध्यान रखना है किस में कौन चीज़ एब्सेंट होता है, कौन चीज़ प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ अब इसके बारे में पढ़ेंगे। उसको करें